हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। वहाँ हमने इस टॉपिक स्टार्ट किया था कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्या हुआ, क्या रीजंस थे उनके, ठीक है, ऐसी क्या वजह हुई कि उनको भारत आना पड़ा या समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी, क्या रीजंस थे वो हमने समझा। हमने कल ये भी पढ़ा था कि इतिहास क्या होता है, उसके जनक कौन थे और कैसे कैसे हम आधुनिक इतिहास में हम कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे, कितना पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यूरोपियन के आगमन में सबसे पहले कौन कौन आए थे, जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। हमने ये देखा था कि भारतीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, यूरोपियन शक्तियों में कौन लास्ट में निकल के आया लड़ भिड़ के, और वैसे ही हमने भारतीय शक्तियों में देखा सॉरी। पर फिर हमें ये जानना था कि क्या रीज़न था कि यूरोपियंस इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्या रीज़न थे ऐसे। तो हमने उसके लिए थोड़ा मिडविल में जाके देखा कि क्या रीज़न्स थे, ठीक है, कि क्या रीज़न थे आपके आने के इन लोगों के। देखो सिसिलिया ये है, ठीक है, ये आपका पुर्तगाल हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, ये डेनमार्क हो गया, ये आपका इंग्लैंड हो गया, एंड दिस इज़ योर डच एरिया, ठीक है भाई। कैसे होता था, यहाँ से ऐसे ट्रेड होता था, यही था रीज़न। फिर हमने देखा कि यूरोप में क्या सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी। फर्स्ट रीज़न क्या था, सामंती व्यवस्था का टूटना। ये भी व्यवस्था क्यों टूटी, क्योंकि वहाँ पे 1347 ईस्वी में एक ब्लैक डेथ डिजीज़ आ गया था जिसको हम बेबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। और ये प्लेग भी कहाँ से फैला था, मंगोलिया, चाइना से, ठीक है, जहाँ से आपके सारे वायरस आते हैं। हमने फिर वहाँ पर देखा कि सेकंड रीज़न क्या था, पुनर्जागरण काल का आरंभ था। क्या रीज़न था, पुनर्जागरण काल का आरंभ था। ये भी था कि लोगों को ये पता चलने लग गया कि कैसे प्रोग्रेस होती है, क्या चीज़ है, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वहाँ पर, कैथोलिक चर्च में जो कुरीतियाँ फैल रही थी उन सब पे उनका बदलना तय हुआ। क्योंकि देखो ये कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जो आपकी कैथोलिक चर्च में आई कुरीतियों का बदलना क्यों स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो धार्मिक पद होते थे, पादरी पद होते थे, इनके लिए तक रुपए देने पड़ते थे, ठीक है, यानी कि रिश्वत चलने स्टार्ट हो गई थी। तो अगर ये सब चीज़ है, क्वेश्चन पुट होने लगे, तो इसके बाद समाज में बदलाव आना देखो तय है, और ये बदलाव आना चाहिए भी। चर्च की कुरीतियों की हम बात करें तो आपको फील होगा कि चर्च ने तो माफ़ी पत्र तक स्टार्ट कर दिया था, कि जैसे मान लो कि पैसे लो और माफ़ी पत्र ले लो, कोई भी गुनाह करो। अब जैसे मान लो उन्होंने ना एडवांस माफ़ी पत्र भी जारी कर दिए थे, जैसे कि ना अगर 2 आदमियों को आप मार सकते हो, हम आपको ऑलरेडी माफ़ी पत्र दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी उस टाइम की। तो फिर इन चीज़ पे भी क्वेश्चंस उठे भाई कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर जैसे धार्मिक सुधार चला, जैसे धार्मिक सुधार में हम अगर सबसे पहले बात करें, अगर हम धार्मिक सुधार में बात करें तो हम ये देखेंगे मार्टिन लूथर के बारे में। धार्मिक सुधार में अगर हम देखते हैं तो हम बात करते हैं मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर कौन थे भाई, ठीक है, ये आए थे, इन्होंने कैथोलिक आपके चर्च होते थे, कैथोलिक धर्म था, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था। कौन थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की थी, ठीक है। ऐसे में यूरोप में एक नई चेतना का संचार हुआ भाई। और नई चेतना जहाँ आती है, डेवलपमेंट की बात होती है, कुछ थॉट्स आते हैं, तो जो चेतना का विकास हुआ उसके साथ ही कृषि का विकास भी हुआ। कृषि का विकास हो रहा है तो व्यापार का भी विकास होगा, और व्यापार का विकास होगा तो दर्शन भी विकसित होगा, और दर्शन विकसित होगा तो वहाँ पे फिर बाद में क्या होता है भाई, वाणिज्यवाद का विकास भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो वाणिज्यवाद का विकास स्टार्ट हुआ, जो ये वाणिज्यवाद का विकास स्टार्ट हुआ, इसने यूरोपियंस को भारत आने के लिए मजबूर कर दिया था भाई। मजबूर हो गए थे ये भी लोग यहाँ आने के लिए। वाणिज्यवाद क्या होता है, ये वाणिज्यवाद क्या मीनिंग है इस वाणिज्यवाद का, इसका मीनिंग होता है आपका मर्केंटिलिज्म,
जिसको आप जो मर्चेंट शब्द से निकला है, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापार। किस शब्द से निकला है? हम वाणिज्यवाद को क्या बोलते हैं? मर्केंटलिज्म। ठीक है, जो किस से निकला है? आपके मर्चेंट वर्ड से निकला है। मर्चेंट का मीनिंग क्या होता है? व्यापार। ठीक है, इस शब्द से निकला है। वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या करता है? इसका क्या काम है? इसका एक ही है, व्यापार केंद्रित सिद्धांत होता है वाणिज्यवाद का सिद्धांत। क्या होता है? ये एक व्यापार केंद्रित सिद्धांत होता है। ठीक है, इसमें व्यापारी आपका सेंटर्ड पॉइंट होता है। व्यापारी क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, केंद्र पर कौन होता है? व्यापारी होता है। जैसे आज है, आज क्या है? उत्पादक केंद्र में है, औद्योगिकरण आने के बाद उत्पादक केंद्र में हो गया। जो ये अभी फॉर एग्जांपल आप ये लगा लो कि जैसे मान लो कि आप लोग कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हो किसी भी चीज़ की, मान लो आपने साबुन बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप अपने घर पे साबुन बना रहे हो और आपने खुद ने शोरूम कर लिया और अपने शोरूम पे अपने ही ब्रांड में आप बेच रहे हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? खुद उत्पाद करना और खुद ही बेचना। तो ये तो हो गया आपका औद्योगिकीकरण। पर पहले व्यापारी क्या करते थे? खुद ही उत्पाद लेते थे, खुद ही खरीदते थे और खुद ही उन चीज़ों को बेचते थे। ठीक है, जैसे पहले टाइम में व्यापारी, मान लो वो कपास, उन्होंने कपास खरीद ली कहीं से। कपास खरीद के एक व्यापारी ने अब गांव में गया, गांव के लोगों को उसने क्या किया कि भाई इसके धागे बना दो स्पाइन करके। तो स्पाइन का काम अक्सर कौन करती थी? अनमैरिड गर्ल्स करती थी। और कपड़े बनाने का काम थोड़ा टफ होता था तो घर के जो बड़े लोग थे वो करते थे। तो जो स्पाइन वर्ड है ना, वो अविवाहित लड़कियां करती थी स्पाइन करने का काम, यानी कि धागा बनाने का काम। इसलिए जो स्पिंस्टर बोला जाता है ना, स्पिंस्टर, अनमैरिड गर्ल्स को क्या बोलते हैं हम? स्पिंस्टर। ये वर्ड उसी टाइम पे आया था। ठीक है, स्पाइन से ही क्या आया है? आपका स्पिंस्टर आया है। चलो ये तो वो कैब की बात होगी, तभी यहाँ से ये वर्ड निकला था अनमैरिड वुमेन के लिए। इसको तो चलो आप छोड़ो, चलो छोड़ो, क्यों भाई, ये भी यूज़फुल है। फिर क्या करता था? जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो कपड़े बनाते थे, वो व्यापारी वापस आता था, कपड़ा लेता था और उसको जगह जगह बेचता था, दूसरे देशों में भी बेचता था। तो ये चीज़ क्या होगी? वाणिज्यवाद हो गया। अब आप ये देखोगे वाणिज्यवाद का विकास दोबारा से विकसित हो रहा है। अब आपके माइंड में जाएगा कि मैडम कैसे हो रहा है? जो 200-250 साल पहले ख़त्म हो चुका है वाणिज्यवाद, वो आज के दिन कैसे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे स्टार्ट हो रहा है। देखो, जो औद्योगिक क्रांति के बाद ख़त्म हो गया था ये, लेकिन फिर भी व्यापारिक, देखोगे आप, केंद्रित व्यवस्था दोबारा आ चुकी है। जैसे जस्ट लाइक आप अमेज़ॉन से कुछ भी खरीदते हैं, क्या अमेज़ॉन उस चीज़ का उत्पाद करती है? नहीं करती ना, तो वो वाणिज्यवादी हुआ। ठीक है, जैसे आप जोमेटो से खाना मंगवाते हो, ठीक है, आप ओला उबर बुक करते हो, क्या उनके घर के व्हीकल्स होते हैं वो? आप ब्लिंकिट से कुछ मंगवाते हो, क्या वो उनके घर में उत्पाद करते हैं? नहीं करते। तो ये भी वाणिज्यवाद की शुरुआत है जो पिछले 7-8 साल से हो चुकी है। यहाँ पर वाणिज्यवाद अब उतना नहीं डेवलप हो सकता कि जितना उस टाइम पे था, क्योंकि औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर भाई काफ़ी विकसित हो चुका है। ठीक है, तो उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ना ही व्यापार है, और यही क्या होता है? आपका वाणिज्यवाद होता है। आई गेस आपको ये वाणिज्यवाद शब्द समझ में आ गया होगा कि वाणिज्यवाद क्या है। जो व्यापार केंद्रित सिद्धांत है ना, ये आपका, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसमें व्यापारी इम्पोर्टेंट होता है, ना कि उद्योग महत्वपूर्ण होता है। अब आपके माइंड में आएगा वाणिज्यवाद की वजह से यूरोपियन भारत क्यों आए, क्यों आने का सोच रहे थे? देखो, जो आपका वर्ल्ड है, आप हमारे से लगा लो, इंडिया से लगा लो भाई, इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है 1.45 बिलियन। ठीक है, और आप अगर ग्रोथ रेट देखोगे इंडिया की, तो आप ये देखोगे कि पर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। आप देखना कभी साइट्स पे जाके, आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो पर हमारी इंडिया की संपत्ति तो सीमित है भाई, हमारा जो एरिया है वो तो सीमित है।
ये तो है नहीं कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कल को हम बांग्लादेश में जाके घुस जाएंगे, हम श्रीलंका में जाके घुस जाएंगे, या हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, वहाँ पे हम नेपाल चाइना में घुस जाएंगे, भूटान में घुस जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। वो हमारे पास एक लिमिटेड पॉपुलेशन तो छोड़ो, पॉपुलेशन तो अनलिमिटेड है। हमारे पास जो सीमा है, हमारे पास जो जगह है वो लिमिटेड है। और आप फिर देखोगे कि अब जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, क्यों कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ मत बेचो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, आपके बच्चे कहाँ रहेंगे जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? संपत्ति कहाँ होगी आपके पास? ठीक है, तो ये एक रीज़न मैंने आपको समझाया है कि विश्व की जो संपत्ति है वो सीमित थी, मतलब धातुओं से, सोना चांदी और अन्य चीज़ जो मूल्यवान आपकी चीज़ें होती हैं उनसे। तो एक ये भी रीज़न था। उस टाइम क्या होता था, यदि किसी ने संपत्ति का अर्जन कर लिया, तो अभी जैसे हम देखते हैं कि हमारे कोई भी XYZ फैमिली में हो या कहीं पे भी हो, मैंने काफ़ी ऐसे जेलस टाइप लोग देखे हैं, खासकर पेरेंट्स को देखा है। अगर उनका बच्चा 1-2 साल जॉब नहीं लग पाता और किसी रिश्तेदार का या किसी आसी पड़ोसी का बच्चा कुछ अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, या उसका कोई भाई पैकेज अच्छा मिल जाता है, तो वो पेरेंट्स है ना काफ़ी जेलस हो जाते हैं। क्यों जेलस हो जाते हो? क्यों? क्योंकि आपका बच्चा नहीं कमा रहा है। अगर वो कमा रहा है तो धन संपत्ति जोड़ेगा, आपका बच्चा नहीं कमा रहा है तो कम जोड़ेगा। तो क्यों जल रहे हो? वैसे हर कोई अपने हक का खाता है। अगर बच्चे ने मेहनत करी है, वो अपने हक का खा रहा है, तो इस चीज़ से जलन क्यों है? बस वही, इसी को बोलते हैं वाणिज्यवाद। समझे आप? संपत्ति का अर्जन करना। अब या फिर एक चीज़ देखो, जो यूरोपियंस थे उन्होंने जगह जगह कब्जा क्यों किया था? क्या रीज़न था कब्जा करने का? यदि आप मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, ये मान लो यूके है, ब्रिटिशर्स के ले लेते हैं, ये हमारा इंडिया है। अब मान लो यहाँ पे ये लोग आए हैं, यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, ये आए हैं इंडिया में, ये इंडिया में आए हैं, तो यहाँ पे हम वास्को डी गामा से, चलो हम यहीं से लेते हैं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ चीज़ ये खरीद रहे हैं, खरीदने के बदले ये कुछ तो देंगे ना, कुछ भी दें, कोई मटेरियल थिंग्स दें, पैसे दें, एक्सेट्रा, कुछ भी दें। यानी कि एक हाथ से ले रहे हैं तो एक हाथ से दे रहे हैं। संपत्ति का तो अर्जन नहीं हुआ, संपत्ति का तो हाश भी हो रहा है। अगर ये कुछ खरीद भी रहे हैं तो किसी चीज़ का हाश भी तो हो रहा है। तो क्या था उस टाइम वर्ल्ड में, ऐसा देखा जाता था जिसके पास संपत्ति का अर्जन है वो सुदृढ़ है, और आप अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन करो, ये वाणिज्यवाद का सिद्धांत था। इस वजह से नए समुद्री मार्गों की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड, अगर आपको यहाँ पे अर्जन नहीं कर रहा तो जगह जगह कब्जा कर लो भाई, उस देश पे कब्जा कर लो, तो आप व्यापार भी नहीं करोगे पर आप वहाँ से अर्जन भी करोगे। समझ रहे हो? तो जैसे ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जगह जगह कब्जा किया। क्यों किया? रीज़न क्या था? अर्जन करना, संपत्ति का अर्जन करना। ठीक है, जो व्यापार का नियम है वही ये सिस्टम है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात तो क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो यूरोपियंस की नीति क्या थी। यहाँ ये व्यापार के लिए जा रहे हैं, अगर ये वहाँ पे अर्जन नहीं कर पा रहे तो ये लोग कब्जा कर लेते थे उन जगह पर। इसी वजह से जो कई उपनिवेश बनाए गए, और भारत में भी आप उपनिवेशिकता है उसके आधार पर आप वाणिज्यवाद दिखेगा। जैसे भाई अभी मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं बोल रही, बट आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे अडानी का है भाई, आप चलो छोड़ो इस चीज़ पे, मैं इस पंगे में नहीं पड़ती बस, बट आप इस चीज़ को समझ लो कि भारत में भी आज के टाइम ना उपनिवेशिकता है भाई, उसके आधार पर ही आपको वाणिज्यवाद दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या था, और कारण क्या था, और मेन कारण क्या था? यूरोपियंस क्यों आ रहे थे भाई? पुराने व्यापारिक मार्गों पर, पुराने व्यापारिक मार्गों पर इटली का कब्जा था भाई। इटली व अरब देशों का कब्जा था।
अगर आप मैप में देखोगे, हमने पीछे मैप किया था, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ये जो, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी देखना आप, कहाँ गया, ये आपका सिसली था। क्या हो रहा है, ये आपका सिसली था जो इनकी मेन बंदरगाह थी। ठीक है, सोमालिया भी हो गया यहीं पे आसपास, और यहाँ पे आपका इंडिया होता था भाई, जो ये ब्लैक सी, और यहाँ पे आगे जाओगे आप तो यहाँ पे हम इंडिया मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया था। इस चीज़ को आप इंडिया मान के चलो, ये इंडिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जावा भी था, यहाँ पे आपके ऊपर चाइना था, चाइना था, और ये आपका यूरोप का एरिया था। ये क्या था आपका, यूरोप था। ठीक है, ये कंप्लीट ही यूरोप था। और यहाँ पे आपका इजिप्ट था, जिसको हम टर्की भी बोलते हैं। ठीक है, इस मैप में तो आपको समझ नहीं आएगा, चलो मैं आपको है ना हाथ से ही बना के दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ये मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया। ठीक है, यहाँ हिंद महासागर था, यहाँ पे आपका जावा भी है। ठीक है, और यहाँ आपका सोमालिया होता था। ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबिया था, यहाँ पे आपका इजिप्ट था, यहाँ पे आपका यूरोप था। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एरिया था, ये पर्शियन एरिया था। यहाँ पे आपका ये चाइना था। अभी आप एक चीज़ देखना, कुछ और भी करते हैं हम अभी। देखिए, यूरोप और इजिप्ट के बीच में आपका क्या था, भूमध्य सागर था। अरेबिया और सोमालिया और इनके बीच में यहाँ पर क्या था, लाल सागर था। यहाँ पर आपका ये हिंद महासागर था। यहाँ से जब भी किसी को ट्रेड करना पड़ता था, अरब देशों का कब्जा क्यों था, यहाँ से आप देखोगे ये क्या थी, ये आपका सिल्क रूट था। अच्छा था भाई। और यूरोप वालों को कैसे फिर, और यहाँ पर कब्जा भी किसका था, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये बीच वाला एरिया है, अगर ये कलर मैं चेंज करती हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा। जो यहाँ पर है, यहाँ पर कब्जा किसका था, यहाँ पर कब्जा था ओटोमस का, जो यूरोपियंस को करने नहीं देता था काम। ठीक है, यहाँ पे अरेबिया का कब्जा हो गया, इजिप्ट का कब्जा हो गया भाई, यहाँ पे सोमालिया हो गया। तो अब जो ये थे हमारे कौन साहब जी, देखिए अब यूरोप को कहाँ से हमें आना पड़ता था, इनको बेचारों को ट्रेड के लिए यहाँ से ऐसे धक्के खा खा के हिंद महासागर में से जाके, हिंद महासागर थोड़ा दूर बना दिया है मैंने, ये क्या था आपका हिंद महासागर, इनको ऐसे ट्रेड करना पड़ता था। समझे कैसे ट्रेड करना पड़ता था, यहाँ से तो ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, ये लोग ऐसे ट्रेड कर रहे थे। अगर ऐसे ट्रेड कर रहे थे और तो जगह जगह इनको टोल भी देना पड़ता था, भाई इनकी लूटपाट भी होती थी, सब चीज़ होती थी। ठीक है, आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो पुराने व्यापारिक मार्गों पर इटली व अरब देशों का कब्जा था भाई कब्जा। ठीक है, इटली
व्यापार होता था जो यूरोप में या तो ज़मीन के रास्ते से होता था, वहाँ अरब में ओटोमस बैठे थे। यूरोप का व्यापार ओटोमस की वजह से सिल्क रूट से नहीं हो पाता था। और इटली में जो भूमध्य सागर पर अपना कब्जा किया हुआ था, यहाँ इटली ने जो आपको दिखाया है मैंने, भूमध्य सागर पर कब्जा था इटली का। अब भूमध्य सागर ने जो आपका सिनाई पैनल सुना है, से लाल सागर से जो हिंद महासागर तक भारत तक जाता है आपका रास्ता, वहाँ पर भाई व्यापार करना इनके लिए तो टेढ़ा काम हो गया। अब यूरोप से भारत तक जो भी व्यापार होता था 12वीं से 13वीं शताब्दी तक, वहाँ पर है ना टोटल पूर्णतः इटली का कब्जा था, यानी कि इटली का एकाधिकार था। इवन जो वेनिस और जिनेवा थे, जो वहाँ के तटीय सिटी थे, उनका भी काफ़ी वो विकसित हो गए थे। जो वहाँ पे बंदरगाह सिटी थी, पोर्ट सिटी थी, वो भी काफ़ी विकसित हो गई थी। पूरे व्यापार पर इटली का अपना एक कब्जा हो गया था। और वेनिस और जिनेवा ने भी क्या कर दिया था, इटली को भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए भारत के व्यापार की मोनोपोली दे दी थी। और पर्शियन पर अपना खुद का कब्जा था। तो यूरोप वाले लोग कहाँ से व्यापार करें, तो इनकी मजबूरी हो गई थी कि अब नया मार्ग तो इनको खोजना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है। क्या रीज़न है? कुस्तुनतुनिया का पतन। ये जो कुस्तुनतुनिया का पतन था, ये कब होता है? 1453 ईस्वी में होता है। जब इस पर कौन अटैक करता है? सुल्तान मोहम्मद II इस पर अटैक करते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको देखो, कुस्तुनतुनिया कहाँ पर है? जो आपका टर्की है, टर्की के जस्ट ईस्ट पॉइंट पे। इस मैप पे तो मेरे को टर्की भी नहीं दिख रहा भाई। चलो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ भाई। ये मान लो ये टर्की है, ठीक है, ये टर्की है। यहाँ जो ये टर्की का ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? यहाँ पर ये क्या है? क्या है ये? कुस्तुनतुनिया है। क्या है ये? कुस्तुनतुनिया है। ठीक है, अब इस कुस्तुनतुनिया, जिसको आज का हम इस्तांबुल शहर भी बोल देते हैं, इस्तांबुल शहर बोलते हैं जिसको हम, वो है ये। इतना समझ गए आप? अब देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन टर्की के जस्ट इस पॉइंट पे है ये। उस समय ना यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर होता था, जो किसका हिस्सा होता था? इसी चीज़ का हिस्सा होता था। यूरोप के ये कब्जे में था और ये ज़मीन का रास्ता भी था। यहाँ पर भी अरब जो अरब्स थे हमारे, उनका कब्जा था। लेकिन जो ये बाइजेंटाइन एम्पायर था, यहाँ पे क्या किस लोगों का किंगडम था? क्रिश्चियन लोगों का किंगडम था। और ये खुद को है ना एफिलेट कर देते थे कि हम यूरोपियंस हैं, तो एफिलेट करते थे कि हम यूरोप से हैं। तो इस सिटी के अंदर है ना अरब भी नहीं घुस पाते थे, और जो अरब्स थे उनको कुस्तुनतुनिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। ये भी एक खास रीज़न था। ठीक है, अब आते हैं हम सुल्तान मोहम्मद II, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद II कौन थे भाई? इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया प्लस कब्जा भी कर लिया। और यहाँ पे अगर कब्जा हो गया है तो इन्होंने क्या किया भाई? अरब्स ने जितना भी यहाँ से ट्रेड होता था ना, ये वाला रास्ता सारा ब्लॉक कर दिया अरब्स ने। ये वाला रास्ता, ये कंप्लीट रास्ता जब ब्लॉक कर दिया अरब्स ने, कर दिया ये जैसे ही मोहम्मद II ने अटैक किया। तो यहाँ पे अटैक करते ही क्या हुआ भाई? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मीन्स ये नहीं कि इन्होंने दीवार बना दी, टैक्स को बढ़ा दिया, और जैसे आपके टोल टैक्स लगते हैं। ये भी एक रीज़न था कि यूरोपियन को समुद्री मार्ग का रास्ता खोजना पड़ा। क्या रीज़न था? कि जैसे मान लो इंडिया में कोई चीज़ 20 रुपये की मिल रही है, तो वो यूरोप में जाती जाती आपको कितने की मिलेगी? 400 की मिलेगी। ठीक है, 20 गुना रेट हो गया था। तो वो भी कैसे अफोर्ड कर पाते, सहन कैसे कर पाते? जब इनको 20 रुपये की चीज़ 200 रुपये में मिल रही है, तो कैसे सहन करते? आप सहन कर लोगे? नहीं कर पाते। तो ये भी रीज़न था। और अदर रीजंस अगर आप लेके चलो तो आप ये कह सकते हो कि मसाले,
ठीक है। भारत क्या था, मसालों का स्रोत था। मसालों में क्या होते हैं आपके, एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं जो मीट वगैरह, अचार वगैरह को काफ़ी लंबे टाइम तक संभाल के रख सकते हैं। और यूरोप के लोगों को मसाला चाहिए था। दूसरा, जल मार्गों की सुगमता। ठीक है, जमीन के रास्तों से ज़्यादा सुगम होते थे, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता था, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता था, जगह जगह टोल नहीं देना पड़ता था, कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता था, लूट का खतरा भी कम होता था। आप ये नहीं कह सकते कि समुद्री मार्ग से लूट पाट नहीं होती, भाई समुद्री लुटेरे भी होते हैं, बट इतना नहीं होता था जितना जमीनी रास्ते से होता था। फिर आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो, गॉड, ग्लोरी और ग्लोबल की बात। ग्लोबल क्या, गोल्ड, यानी कि आप सोना, सम्मान और ईश्वर से जोड़ते हैं। आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। आप जिस भी नए पोर्ट पे रुकोगे, समुद्री रास्तों की खोज करोगे, नए नए देशों में जाओगे, तो अपने धर्म का आप प्रचार करोगे, वहाँ जाओगे, क्या पता किसी टापू पे आपको सोने की खान मिल जाए, तो वहाँ पे आप सोना भी खरीद सकते हो। तो एक रीज़न ये भी था। और एक आप रीज़न ये भी ले सकते हो, जो जहाज निर्माण थे, जहाज निर्माण और नौसेना प्रौद्योगिकी का विकास, एक ये भी रीज़न था। और क्या रीज़न था भाई इस चीज़ का, एक रीज़न ये भी था कि संयुक्त स्टॉक कंपनीज का बनना, संयुक्त स्टॉक कंपनी का बनना। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, पहले क्या होता था भाई, हमें जब भी कोई समुद्री मार्ग रास्ता खोजना पड़ता था, तो हम लोग कहते थे कि हम दूसरे देश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, तो हम वहाँ के जो राजा महाराजा थे, हम कहते थे भाई हमारी हेल्प करो, ठीक है। लेकिन जो संयुक्त स्टॉक कंपनीज होती हैं, कैसी कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ये कहते हैं ना, कोई भी नई कंपनी खुलता है कि भाई आप हमारे शेयर्स खरीद लो, आपको इतना प्रॉफिट होगा, सेम वही चीज़ था। तो ये रीजंस थे, क्या क्या रीजंस थे भाई, एक तो सामंतीवाद का पतन, यूरोपियंस का जो आगमन का रीज़न था। दूसरा, पुनर्जागरण काल। तीसरा, आपका धार्मिक सुधार के बाद आपका जो था भाई कस्तुतुनिया का पतन हो गया। भारत मसालों का स्रोत था। जलमार्गों की सुगमता हो गई थी, गॉड ग्लोरी गोल्ड की चीज़ थी, ठीक है। फिर आप ये देखोगे पुराने व्यापारिक मार्गों पर भाई इटली और अरबों का भी कब्जा था। इन सब के बाद ये रीजंस बनते हैं भाई हमारे जो यूरोपियंस आए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन। क्या रीज़न था कि पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले, ये हम कर चुके हैं। 15वीं शताब्दी में काफ़ी बदलाव शुरू हुआ, वो बदलाव हम कर चुके हैं। यूरोपियन उपनिवेशिक शक्तियां नए विकल्पों की खोज के लिए बाहर निकली। भारत के यूनान और रोम के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पहले और बाद से ही व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। क्रिश्चियन युग किसको बोलते हैं हम लोग, यूरोपियंस को बोलते हैं। उससे पहले ही जो यूनान था और रोम था, इनके साथ ऑलरेडी हमारे कैसे संबंध थे, ट्रेडिशन संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। चाइना के साथ तो हमारा बहुत पुराना संबंध था भाई, वो तो आपके प्राचीन इतिहास से चलता आ रहा है। चीन और एशिया के कुछ हिस्सों के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से रहा है। मार्को पोलो, ये वो एक आदमी है, ये वो एक यूरोपियन है जिसने इंडिया की, क्या बोलूँ अब मैं, ठीक है। जो ये मार्को पोलो है, ये एक ऐसा यूरोपियन था जिसने चीन की यात्रा की थी। और इसने क्या किया भाई, जो यात्रा के किस्से थे, यूरोप में जाके इसने इतने बेशुमार अड़ंग गड़ंग बड़ंग सब फेंक दिया, ठीक है, कि इतना धन संपदा है, फलाना है, धमका है, बेशुमार धन है, संपत्ति, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई कि वहाँ के लोगों को लालसा हो गई कि भाई हमें भी जाना चाहिए, ठीक है। भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले आगमन किन का हुआ, पुर्तगालियों का हुआ। और पुर्तगालियों में कौन थे आपके, वास्को डी गामा थे, ठीक है। ये कैसे आए थे, 1498 में पहुँचे थे वैसे तो भारत, ये कालीकट पे, ठीक है। तो सबसे पहले किन का आगमन हुआ, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, ठीक है।
ये स्टोरी हम समझ चुके हैं। भारत आने वाले यूरोपियंस का कर्म क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या कर्म था भाई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनमार्क आए, फ्रांसीसी आए। जो ये डच थे कौन थे, ये हॉलैंड के थे, ठीक है। ये लोग आए। पुर्तगालियों का आगमन, पहली यूरोपियन शक्ति थी जो भारत में आई। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत आया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत की खोज की संज्ञा देते हैं। क्या भारत की खोज की भाई इसने, कोई समझने वाला हो क्या भारत की खोज की? भारत तो पहले से ही खोजा खुजाया था, ठीक है। तो अभी इनकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे इनसे पहले भी जो कोलंबस थे वो गलती से भाई अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि वो भारत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको वो स्टोरी भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं आपको। तो चलो भाई मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस